किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं नीता सिंह। पूरा देश इस समय कोरोना के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भी किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे घरों तक खाना पहुंचता रहे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे में भी आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ पहुँचाते रहें। सरकार क्या कुछ कोशिशें कर रही हैं किसान भाइयों के लिए, वो आप तक पहुँचाएँ। कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें होंगे 3 सेगमेंट: कृषि स्टार्टअप, फार्मिंग इंडिया और विज्ञान और किसान। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश के कई हिस्सों में आंगन के पिछवाड़े में मुर्गी पालन का रिवाज है। मुर्गी पालन करने से किसानों को न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी होती है, उनकी पोषण की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। गिनी मुर्गे इस तरह से मुर्गी पालन करने के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। गिनी मुर्गे को टिटारी और चित्रा के नाम से भी जाना जाता है। अंडे और मांस के लिए ये कम लागत वाली प्रजाति है। कमाल की बात तो ये है कि ये प्रजाति भारत की अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। अगर आप घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करते हैं तो ये किस्म आपके लिए एकदम सही है। गिनी मुर्गे स्वाद और पोषण से भरपूर होते हैं। इनका मांस विटामिन से युक्त और कम कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। कीट नियंत्रण में मददगार होने के साथ साथ ये फसलों के लिए बेहतरीन खाद भी प्रदान करते हैं। एक मुर्गी मार्च से सितंबर के बीच औसतन 90 से 110 अंडे देती है। सर्दियों में प्रजनन समस्या की वजह से अंडा उत्पादन पर असर पड़ता है। बरेली के इज्जत नगर में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ने नवंबर से फरवरी के दौरान प्रजनन से निपटने के लिए कई प्रयोग किए। 2016 से 2021 तक हुए 4 प्रयोगों का उद्देश्य पहले अंडे में आयु को कम करना था, ताकि अंडा उत्पादन में सुधार हो सके। संस्थान ने मौसमी समस्याओं से निपटने के लिए विशेष आहार निर्माण और फोटो पीरियड का पता लगाने की भी कोशिश की। इस आहार में प्रोटीन, विटामिन ई और सेलेनियम के अलग अलग स्तरों के अलावा प्रकाश प्रबंधन की योजना बनाई गई। प्रयोग के दौरान 14 सप्ताह की आयु वाले पक्षियों को एक कमरे में पिंजरों में रखा गया और 3 सप्ताह के लिए अनुकूलित किया गया। उसके बाद बढ़ी हुई फोटो पीरियड अनुसूची और आहार व्यवस्था शुरू की गई। इस बीच 18 घंटे का फोटो पीरियड प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से दिया गया था। औसत प्रकाश तीव्रता के साथ एक दूसरे से 3 फुट की दूरी पर 60 वॉट के बल्बों का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। खुराक में मक्का, सोयाबीन, मछली का भोजन, सीप का खोल, चूना पत्थर और डीसीपी के साथ साथ नमक, डीएल मेथियोनिन, टीएम प्रीमिक्स, विटामिन प्रीमिक्स, बी कॉम्प्लेक्स और कोलिन शामिल थे। इनके अलावा क्लोराइड, टॉक्सिन बाइंडर, विटामिन ई और सेलेनियम इस्तेमाल किए जाने वाली आहार सामग्री भी सम्मिलित रही। परिणामों से संकेत मिलता है कि 20% आहार प्रोटीन, विटामिन ई और एसी के साथ 18 घंटे के फोटो पीरियड ने प्रजनन हार्मोन को सक्रिय किया और सर्दियों के महीनों में अंडे का उत्पादन हुआ। उत्पादन लगभग 21 सप्ताह की उम्र में शुरू हुआ और पहला अंडा 36 सप्ताह की तुलना में 15 सप्ताह तक कम पाया गया। मुर्गी के अंडे का उत्पादन सर्दियों में 53% से 56% था, जबकि वार्षिक अंडा उत्पादन 180 से 200 रहा। प्रजनन क्षमता और हैचबिलिटी भी सर्दियों के महीनों में अच्छी पाई गई। किसान भाइयों, अब वक्त हुआ है पशुपालक कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में कौन से पशुपालक कार्य करने चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे मई माह में कौन से पशु संबंधी कार्य करने चाहिए। पशुधन संबंधित कार्य। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। किसान भाइयों, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।
बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। हमारे देश में विविध खेती का चलन आम नहीं है। हमारे देश में किसान जौ, धान, गेहूं उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो इस बात से अनजान हैं कि परंपरागत खेती करने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है और उनको आय भी कम होती है। इसके विपरीत अगर विविध खेती की जाए तो वो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक किसान गुरचरण सिंह मान की, जिन्होंने विविध खेती को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि की है और किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। गुरचरण सिंह मान बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान हैं। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चनें उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की थी। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वो केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद जब वो पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया और विविधीकरण को अपनाने के लिए पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक मनिंदरजीत सिंह संधू द्वारा स्थापित पार्वती भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद का होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। उनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है और वो जैविक खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे बी बॉक्स बनाना और वैक्स कैंडल मेकिंग आदि। मधुमक्खी पालन अब उनका प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। शहद के अलावा वो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जैम, अचार व मसाले भी बनाते हैं। इन्होंने इन सभी उत्पादों को मान के नाम से बाजार में उतारा है। उनकी सफलता की मुख्य कुंजी उत्पादन लागत को कम करना है। साथ ही लगन और कड़ी मेहनत ने इन्हें अपने काम में सफल बनाया है। सफल प्रयासों के कारण गुरचरण सिंह मान को वर्ष 2011 में NG रंगा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। हमारी सरकार पशुपालन के क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रही है और कौन सी नई योजना लेकर आई है जिससे पशुपालकों को फायदा हो सके, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्रीय अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे मत्स्य संपदा योजना की। इस योजना से आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी।
इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे काफ़ी लाभ कमाया जा सकता है। इसमें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए और इस दिशा में क्या कुछ काम हो रहा है, जानने के लिए आइए देखते हैं डॉक्टर जयकृष्ण जैना ने क्या कुछ कहा। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई ने खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हो। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए कई सारे ऐप लॉन्च किए गए हैं। ऐसे ही एक ऐप के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसका नाम है बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा विकसित किया गया है। भैंस मालिकों के लिए ज्ञान प्रदान करता है और स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शिका भी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों के साथ पूरी सामग्री को 7 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर भैंस में पाई जाने वाली 11 प्रमुख प्रजनन समस्याओं को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। संपूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। खेती बाड़ी में मौसम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आइए अब आपको बताते हैं आगे आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ज्यादातर जगह होगी बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश संभव। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ जगह बरसेंगे बादल। बिहार और झारखंड में कई जगह बरसात का अनुमान। उत्तराखंड में गुरुवार को ज्यादातर हिस्सों में होगी बरसात। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में अनेक जगह बारिश की संभावना। केरल और तटीय कर्नाटक में भी 2 दिन अनेक जगह पर बरसेगा पानी। दक्षिणांतरिक कर्नाटक में गुरुवार को अनेक जगह होगी बरसात। राजस्थान के कुछ इलाकों में चल सकती है धूल भरी आंधी।
किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहा कृषि जिन्सों का भाव। गुजरात की मंडी में गेहूं का भाव देहगाम मंडी में 1620 रुपए से 1930 रुपए प्रति क्विंटल। जम्बूसर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1800 रुपए से 2100 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की मंडी में गेहूं का भाव बेगू मंडी में 1600 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल। जोधपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1850 रुपए से 2300 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडी में गेहूं का भाव बस्ती मंडी में 1800 से 1975 रुपए प्रति क्विंटल रहा, तो वहीं गाजीपुर मंडी में 1960 रुपए से 1985 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और आइए अब एक नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर। कृषि दर्शन में आज हमने जो जानकारी आपको दी है, उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए उपयोगी होगी। कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।